हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 10th जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं और 1 से 2 इसमें स्नैप है प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर। पहला आर्टिकल बात करता है डीपीडीपी एक्ट के ऊपर। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके अगेंस्ट में ग्रुप्स खड़े हो रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि इसके प्रोविजंस आरटीआई के प्रोविजंस को वायलेट कर रहे हैं, और इसमें गवर्नमेंट का क्या टेक है वो मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सोमाली लैंड के ऊपर। यहाँ पे अब मैं आपको समझाऊंगा कि इजराइल ने जो सोमाली लैंड को रिकॉग्निशन दिया है उसमें चाइना ने क्यों कंसर्न जताया है, ताइवान का क्या यहाँ पे पॉइंट है, वो सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इन्वेस्टर्स अब इक्विटी से ईटीएफ के ऊपर आ रहे हैं, दैट टू गोल्ड में। तो आपको मैं समझाऊंगा ये शिफ्ट क्यों हुआ है, ईटीएफ क्या होता है और यूपीएससी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पोलावरम प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये पोलावरम प्रोजेक्ट के अंदर जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्यों कह रही हैं कि इसका वैलिड क्लियरेंस नहीं है, क्यों इसमें पीवीटीजी का कंसर्न जताया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट है क्या, कौन से रिवर पे बनाए जाने की बात की जा रही है और इसमें कौन कौन से ऐसे लेक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हो सकते हैं एज़ पर जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का टेक है। हम यहाँ पे जो एक न्यूट्रल स्टैंड है, जो स्टैटिक पोर्शन है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर यहीं पे जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होते हैं, ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है ये बात इंटर स्टेट के ऊपर ही होगी, जहाँ पे आपको मैं एक और अंडरस्टैंडिंग दूंगा ताकि आप कनेक्ट कर पाएं इस क्वेश्चन को जो कि GS2 2013 में पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल हैस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। टू द पॉइंट आपको बताया जाए तो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो डीपीडीपी एक्ट का 23 मतलब जो 23 में डीपीडीपी एक्ट लाया गया था उससे आरटीआई एक्ट 2005 में कुछ जो प्रोविजंस हैं वो वायलेट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ आई है इसमें क्यों इसको वायलेटिंग कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो आरटीआई होता है उसमें इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार होता है जनता के पास, लेकिन अब इसके अंदर क्या किया गया है डीपीडीपी में, उसमें एग्जेम्पशन डाल दिया गया है कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी उसे आरटीआई के अंदर नहीं डाला जाएगा। लेकिन ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन का दायरा है इसको काफ़ी ब्रॉड कर दिया गया है। तो इसी पे जो आपके सिविल सोसाइटी ग्रुप है उनका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा हार्म होगी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी कहीं से और ये बोलते हैं भैया ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसको हम नहीं दे सकते, तो आरटीआई का जो मेन कोर इशू है वो तो वायलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट का टेक है उनका कहना है कि भैया हमारे जो भी इसमें प्रोविजंस किए गए हैं वो बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं कर रहा है, ना ही ट्रांसपेरेंसी को ना ही किसी तरीके से कोई प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है। और यहाँ पे बात की गई है जो आपका सेक्शन 8(2) है आरटीआई का, वो अभी भी मैंडेट करता है कि इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाना चाहिए इवन दो वो एग्जेम्प्टेड है। अगर इंफॉर्मेशन ले रहा है और वो एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में ज़्यादा है और अगर पब्लिक इंटरेस्ट और हार्म देखा जाएगा तो उसमें अगर पब्लिक इंटरेस्ट हार्म से ज़्यादा है तो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाएगा, क्योंकि मेन रीज़न है पर्सनल इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोज ना करना ताकि हार्म ना हो किसी को। लेकिन अगर हार्म किसी को 2 यूनिट का हो रहा है लेकिन पब्लिक जो इंटरेस्ट है वो उसमें छुपा हुआ है 10 का, तो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट को वरीयता दी जाएगी। ये है गवर्नमेंट का टेक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की तो जो डीपीडीपी है उसका एम रहता है प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी को बैलेंस करना। गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड पहले ही दिया है कि भैया जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन की गई है। आरटीआई अमेंडमेंट जो लाने की गई है, आरटीआई अमेंडमेंट लाने की जो बात की गई थी नवंबर 25 में, वो सारी की सारी चीज़ें विद इन ट्रांसपेरेंट बाउंड्री है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अब पॉइंट क्या है, हमने यहाँ पे समझना क्या क्या चीज़ें थी। अगर आपको की पॉइंट बताऊँ तो आपको सेक्शन 8 का सब क्लॉज 2 पढ़ना है, ये ज़रूरी चीज़ है जो कि आप मेंस में मेंशन कर सकते हो। अगर पॉइंट बताया जाए क्यों प्रॉब्लम है तो ये आप एज इट इज़ अपने मेंस में यूज़ कर सकते हो एज अ फ्रेमवर्क, क्योंकि यहाँ पे एग्जेम्पशन काफ़ी ब्रॉड कर दिया गया है, यहाँ पे डिस्क्रिशन जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये भी अपने आप में बड़ी चीज़ है। अगर किसी का डिस्क्रिशन हो जाएगा तो अपने अनुसार देगा वो, अगर उसका मन नहीं करेगा तो वो चीज़
नहीं हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे मिसयूज़ का भी काफ़ी ज़्यादा फियर उठ के आता है, क्योंकि जो करप्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी उसको बोल दिया जाएगा भैया ये तो पर्सनल डेटा है, इसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का कंसर्न तो ऑलरेडी हो ही रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट भी होता है, क्योंकि ऑल दो सेक्शन 8(2) एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसको बहुत ही रेयरली इन्वोक किया जाता है इन प्रैक्टिस। तो ये है मेन प्रॉब्लम का जरिया। अगर यहीं पे आप बात करोगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए राइट टू प्राइवेसी का जो पॉइंट है, और उसके ऊपर यूपीएससी ने 2 से 3 सवाल स्ट्रेट अवे कई बार पूछे हैं, वो मैं आपको प्रीवियस डिस्कशन में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इजराइल सोमाली लैंड के ऊपर। अब यहाँ पे होता क्या है, ये एक एडिटोरियल है। तो इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया सोमाली लैंड को एज अ कंट्री तरीके से। अब सोमाली लैंड को अगर थोड़ा सा एरिया देखोगे तो आप समझो क्या है, ये सोमालिया है, ठीक है। अब सोमालिया है तो सोमालिया में देखोगे ये क्या है, ये पुंटलैंड है और ये सोमाली लैंड है। तो सोमाली लैंड जो है ये अपने आप को इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के तौर पे देखता है, मतलब सोमालिया का हिस्सा नहीं मानता है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, कुछ कंट्रीज जो है सोमाली लैंड को इंडिविजुअल सॉवरेन कंट्री का दर्जा देना धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हैं। लेकिन जब इजराइल ने ये बात कही कि भैया हम सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इससे क्या है, जो डिप्लोमेटिक रप्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाता है हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका पे। मतलब अब देखो ये हॉर्न ही तो है, हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका कहा जाता है ये। अब इसके ऊपर क्या हुआ है, धीरे धीरे इससे कंसर्न ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पे मिलिटराइजेशन हो सकता है रेड सी के एरिया में, क्योंकि ये क्या है, ये रेड सी तो है, यहीं पे आप बबल एल मंदब स्ट्रेट देखोगे। अब चाइना क्यों मोस्ट अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि चाइना क्या है, वन चाइना प्रिंसिपल जो होता है वहां पे क्या कह रहा है, ताइवान को भी वो हिस्सा मान रहा है अपना। वहीं पे अगर सोमालिया देखोगे तो सोमालिया में सोमाली लैंड आ रहा है, तो चाइना को लग रहा है कि भैया अगर सोमाली लैंड इज मोर और लेस लाइक ताइवान अगर मान लिया जाए तो वो सोमालिया का हिस्सा है, और वही चाइना मानता है। और चाइना ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे कर रखा है। और सिक्योरिटी की बात की जाए रेड सी में बबल एंड मंडप कॉरिडोर में, तो ये भी काफ़ी बड़ा कंसर्न निकल के आता है। तो चाइना ने ऑफिशियल रिस्पॉन्स यही बोला है कि जो सोमाली लैंड है भाई वो इनसेपरेबल पार्ट है सोमालिया का। तो इससे अगर कोई भी कंट्री इजराइल जैसी आकर के टेक लेके बोलेगी कि सोमाली लैंड को हम रिकॉग्नाइज करते हैं यूएन में, तो वो चीज़ करना सही नहीं होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ अहम पॉइंट्स की। यहाँ पे स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी अगर देखोगे तो जो बबल एल मंदब स्ट्रेट है वो चाइनीज स्ट्रेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम कहा जाता है। यहीं पे देखोगे जो जिबूटी का एरिया है यहाँ पे चाइना का मिलिट्री बेस है। तो ये चीज़ अंडरलाइन करती है किस तरीके से इसका रीजनल इंपॉर्टेंस यहाँ पे लाई करता है। यहीं पे आप देखोगे वेस्टर्न, फिर जो इजराइल का इजरायली यूएई बैक्ड सोमाली लैंड जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा राइवल सिक्योरिटी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक लॉजिस्टिक हब बन जाएगा तो जो कंट्रीज़ बाकी होंगी जो इनके फेवर में नहीं होंगी, वहाँ पे अगर बाहर की मिलिट्री आके रहेगी तो ये चाइना के इन्फ्लुएंस को अंडरमाइन कर सकता है। तो चाइना ने इस चीज़ को अपोज किया है। चाइना का अब स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, चाइना मोस्ट प्रॉब्ली क्या ही कर सकता है, यहाँ पहली चीज़ होगा डिप्लोमेटिक ब्लॉकिंग करेगा यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, या तो मीडिया इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा जिससे इस सोमाली लैंड को रिकॉग्निशन प्रॉपर ना मिल सके। क्योंकि आप सोच के देखिए यहाँ से ट्रेड जा रहा है, अगर सोमाली लैंड के ऊपर अगर इसराइल का बैकिंग होगी, फिर आगे चल को यूएस की बैकिंग आ जाती है, तो क्या होगा यहाँ पे चाइना जो डोमिनेट कर रहा है वो अंडरमाइन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सोमाली लैंड क्या है और कैसे है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, यहाँ पे लिखा सिर्फ इसलिए गया है ताकि आपको समझ में आ सके, एक आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको सोमाली लैंड है क्या। ये सेल्फ डिक्लेयर इंडिपेंडेंट स्टेट कहा जाता है। क्यों सोमाली लैंड एक कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का इशू रहता है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, या यहाँ पे एक पावर राइवलरी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। चाइना ताइवान का एंगल तो ऑलरेडी आपको मैंने समझा ही दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है यहाँ पे। आप अगर ये रेड सी का एरिया देखोगे तो ये जैसे जा रहा है रेड सी, यहाँ पे आप क्या देखो, स्विस कैनाल देखोगे, यहीं पे आपको समड पाइपलाइन दिखेगी। अगर आप ध्यान से आपको करना है तो रेड सी की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको पहली चीज़ क्या है, बॉर्डर ऑफ रेड सी, दूसरी चीज़ क्या है, रेड सी के जोग्राफिकल या क्लाइमेटोलॉजिकल फीचर क्या है। तो आप देखोगे रेड सी में काफ़ी कम प्रेसिपिटेशन होता है और कोई भी पेरेनियल रिवर आके एंटर नहीं होती है। तो ये जो मैंने 2 पॉइंट बोला है, इन 2 पॉइंट पे एग्जैक्ट
एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। आप एक बार जा करके देखिएगा, एक क्वेश्चन 2023 में पूछा है, एक क्वेश्चन थोड़ा पहले पूछा गया था, फिर उसी में सम्ड पाइपलाइन के ऊपर पूछा गया था। ये क्या है? स्वीज मेडिटेरेनियन पाइपलाइन, मतलब यहाँ से तो रेड सी का इलाका जा रहा है, तो नीचे से पाइपलाइन डाल दी गई है ताकि एक स्ट्रैटेजिक लेवल पे पाइपलाइन रहेगी, तो कभी भी कोई भी मिडिल ईस्ट में अगर क्राइसिस क्रिएट हो रही है तो एटलीस्ट यूरोप में जाने वाली गैसेस, नेचुरल गैसेस या फिर जो अदर रिसोर्सेज होते हैं उसमें रुकावट ना पैदा हो। तो मैं आपको 4 से 5 चीज़ें बताई, उस हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार आप मेरे कहने पे ज़रूर जाके चेक करिएगा कि क्या एक्चुअली पूछा गया है या बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सोमालिया की पोजीशन क्या है इस पे? सोमालिया ऑलरेडी अगेंस्ट है सोमालीलैंड की इंडिपेंडेंस के ऊपर। चाइना की पोजीशन ऑलरेडी बता दी। देखिए, ये समझाने वाली चीज़ आपको मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पे मेंशन सिर्फ इसलिए कहा गया है ताकि आपको मेंस में एक फ्रेमवर्क मिल सके। अब जब मेंस में एक फ्रेमवर्क मिलेगा तो आप वहाँ पे डायरेक्टली फ्रेम कर पाओगे इन सभी पॉइंट्स को, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गोल्ड ईटीएफ के ऊपर। पहले आपको समझाता हूँ ईटीएफ होता क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब क्या होता है। ईटीएफ का साधारण सा मतलब होता है ये बास्केट ऑफ मेनी स्टॉक्स और गोल्ड होता है। जैसे मान लेते हैं एक कंपनी एक्स है, एक कंपनी वाई है, कंपनी जेड है, इनका एक स्टॉक है, इनका एक स्टॉक है, इनका एक स्टॉक है। इनके स्टॉक का प्राइस 10 रुपये, इनके स्टॉक का प्राइस 15 रुपये, इनका 20 रुपये। अब इन्हीं को उठा करके एक नया बास्केट बना दिया जाए ए, तो ए को अगर इसकी जो प्राइसिंग है 10, 15, 20, इसको बना करके अगर एक साथ ही एक ए कैटेगरी में बना के डाला जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब जो एक्सचेंज होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज होता है, वहां पे ट्रेड किए जाने वाले फंड को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, ठीक है। यही सेम चीज बास्केट ऑफ मेनी स्टॉक्स और गोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ईटीएफ कहते हैं, जो कि एक प्रोडक्ट में बनाया जाता है। जैसे क्या है, एक्स वाई जी इंडिविजुअल होंगे, फिर यहाँ पे ए जो है इसके अंदर सबकी वैल्यू को उठा के डाल दिया जाएगा। तो मान लेते हैं 10, 20, फिर आपका 40, 45। तो अब ये 45 के रेट से चलेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। इसके अंदर पॉइंटिंग होती, काफ़ी सारी चीज़ें होती, बट आपको पता क्या होना चाहिए यूपीएससी के लिए, टू द पॉइंट ईटीएफ होता क्या है। अब आप ध्यान देते हैं यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ में क्या हुआ, मतलब गोल्ड के जो बास्केट्स होते हैं उनकी प्राइसिंग जो ऊपर नीचे होती है उसके ऊपर, मतलब गोल्ड के प्राइसिंग अगर एक्स अमाउंट बढ़ा है या फिर वाई अमाउंट हो चुका है तो इस अमाउंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके रिगार्ड में हम देखते हैं इसको। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब अब लोग प्रेफर कर रहे हैं कि बजाय इन्वेस्टिंग इन एक्स वाई जी हम डायरेक्टली इस ए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं धीरे धीरे। तो इन्वेस्टर्स ने फेवर किया है गोल्ड के ईटीएफ को ओवर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब इसी वजह से गोल्ड का ईटीएफ क्या हुआ, उसका इनफ्लो ट्रिपल हो गया। आपको सिंपल पता यही होना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि गोल्ड ने 70% रिटर्न दिया है 2025 में, तो इससे क्या है, जो इन्वेस्टर्स हैं काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं गोल्ड की रीसेंट परफॉर्मेंस से। अगर पॉइंट बात की जाए यहाँ पे इन्वेस्टर शिफ्ट क्यों कर रहे हैं इक्विटी फंड से गोल्ड ईटीएफ के ऊपर, क्योंकि गोल्ड में हाई रिटर्न है। यहाँ पे जो इक्विटी का रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा लो देखा गया है। मैक्रो अनसर्टेनिटी भी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई स्टॉक में डालोगे ठीक है, लेकिन गोल्ड क्या है, गोल्ड काफ़ी ज़्यादा एक प्रोटेक्शन देता है। यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी होती है और जो इन्फ्लेशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है गोल्ड। और इसमें क्या होता है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा आ करके इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है, इससे जो इक्विटी का सेंटीमेंट होता है वो कम हो जाता है और जो इंक्लाइनेशन होता है गोल्ड की तरफ वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं 24 का जो क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल, करेंसी स्वैप। कह रहे हैं इसमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आसानी सी बात है, यहाँ पे मोटर व्हीकल थोड़ी होगा, यहाँ पे 1 और 3 इज दी राइट वन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है पोलावरम प्रोजेक्ट के ऊपर। अब देखिए हुआ क्या है, पहले आपको मैं यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट को ना समझा के पहले की एस्पेक्ट को समझाता हूँ। पोलावरम प्रोजेक्ट कहाँ पे बनने की बात हो रही है, तो आप समझोगे कि ये बनने की बात हो रही है गोदावरी रिवर के ऊपर, ठीक है। अब इसमें उड़ीसा ने कहा है, जो उड़ीसा की बिजू जनता दल है उन्होंने कहा है कि ये जो पोलावरम का इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये प्रोसीड कर रहा है विदाउट वैलिड क्लियरेंस, और अभी भी ये प्रॉपर तरीके से इसकी जो डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं वो सही नहीं है। उसका कहना है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो सीवियरली अफेक्ट होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना बहुत मस्ट है।
अगर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से देखोगे तो यूपीएससी ने स्ट्रेट अवे सवाल पूछा है पीवीटीजी क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, जो एसटी होते हैं उनका एक सब ग्रुप कहा जाता है। ये किसके कहने पे आया था, देवभर कमीशन की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। इंडिया में कितने हैं, तो आपको पता होना 75 पीवीटीजी डाल के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और वहां पे ट्रैप डाला था 95 पीवीटीजी करके। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे एलिगेशन अलग अलग तरीके की लग रही हैं कि जो पोलावरम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, अगर उसमें कोई भी ऊपर नीचे होगा तो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम टू द पॉइंट इसमें बात करें तो हमें पढ़ना क्या है, पहली चीज़ क्या है, गोदावरी रिवर के ऊपर बन रहा है पोलावरम, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर आप और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोला या कोलेरू रिक जो आप देख रहे हो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए ये गोदावरी रिवर जा रहा है, ये है पोलावरम की डैम साइट। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ से जो इसका राइट कैनल निकल रहा है ये कोलेरू लेक को फीड कर रहा है, फिर यहीं पे कृष्णा रिवर जो है ये भी फीड कर रही है कोलेरू लेक को। ठीक है, अभी जब बन जाएगा तो मैं इसके ऊपर और जो की पॉइंट्स होंगे वो आपको समझाऊंगा, बट मेन चीज़ क्या है, कोलेरू लेक के बारे में पढ़ना। कोलेरू लेक एक नेचुरल लेक है और रामसर साइट भी है, ये नेचुरल फ्रेश वाटर लेक कही जाती है, जिसका ओवरफ्लो और ड्रेनेज जब होता है कृष्णा और गोदावरी में तो उससे बना हुआ है। ये एक नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वॉयर के तरीके से काम करती है। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये इकोलॉजी को बैलेंस करती है। अगर यहाँ पे जो इरिगेशन या फ्लड कंट्रोल होता है अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो इससे जो बैलेंसिंग कर रहा है कोलेरू लेक वो काफ़ी ज़्यादा सीवियरली इम्पैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उड़ीसा का भी एक ब्रॉडर टेक है कि अगर गोदावरी के रिवर को या फिर उसके वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा तो उससे कोलेरू लेक अगर ड्राई अप होगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो जाएगा, पर्टिकुलरली किसके लिए, जो कोलेरू लेक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। पर्टिकुलरली बात की जाए ग्रे पेलिकन देखने को मिलेगा, ये इंडिकेटिव स्पीशीज़ होती है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, लिख सकते हैं कोलेरू लेक में कौन सी आपकी पेलिकन पाई जाती है। तो ये एक पॉइंट है जो अपने दिमाग में आप बैठा सकते हो। ठीक है, अब फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, सही है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, देखिए क्या लिख दिया, क्या यहाँ पे गोदावरी रिवर नहीं है क्या, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मियांड्रिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन इज दी राइट वन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे ये जो मैंने आपके सामने रखा हुआ था, अगर आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो गोदावरी रिवर ऐसे करते हुए जा रही है तो यहाँ पे राइट कैनल में आपका प्रकाशम बैरेज भी दिखेगा और यहीं से कृष्णा रिवर भी जा रही है। ठीक है, अब यही सेम चीज आप देखोगे यहीं पे आपको दिखेगा श्री शाइलम प्रोजेक्ट भी दिखेगा। यहीं पे अगर आप देखोगे ये क्या प्लेसेस ऑफ पिलग्रमेज भी कही जाती है, 2015 में सवाल भी पूछा हुआ है। इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने सिंपल सी भाषा में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे पेयरिंग बना के दे रखी है, पूछ रहे हैं कौन सा पेयर इसमें सही है, श्रीशैलम, ओमकारेश्वर या फिर पुष्कर वाले रेफरेंस में। अगर आप ध्यान दोगे पुष्कर महादेव इसको इन्होंने गलत कर दिया, ओमकारेश्वर सतमाला, जो श्रीशैलम है वो नल्ला मल्ला हिल पे है, तो यहाँ पे वन ओनली इज दी राइट वन। अब एक बार आपको काम क्या करना है, ओमकारेश्वर कौन से हिल पे है, पुष्कर कौन से हिल पे है, एक बार आप देखोगे तो आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ पे बात किसकी होगी, यहाँ पे बात हो रही है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट भी कंसर्न में आएगा। यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1956 का वो भी यहाँ पे कंटेंशन पे रहेगा, क्योंकि ओडिशा का टेक कुछ है, फिर यहाँ पे आंध्र का टेक कुछ है, तो उन सब बीच में ये सारे कुछ एक्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं, तो आपको इसको एक बार रिवाइज कर लेना है। अगर मैं इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल की बात करूं तो जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे काम करती है, तो आर्टिकल 263 में उसका एक प्रोविजन दिया गया है। जोनल काउंसिल वहीं पे देखोगे तो स्टैट्यूटरी है ये, ठीक है, फोकस इसका ऑल इंडिया रहता है, जो जोनल काउंसिल है रीजनल लेवल पे काम करती है। आप सोचोगे सर ये बताया क्यों जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है पोलावरम इसका डिस्कशन किया जाएगा इंटर स्टेट काउंसिल पे या फिर जोनल काउंसिल में। ध्यान रखना है कि इसको हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं और जोनल को यूनियन होम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है इसको आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे क्या डाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू रिजॉल्व द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हैव फेल्ड टू एड्रेस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, इज इट फेलियर ड्यू टू स्ट्रक्चरल और प्रोसेस इनएडिक्वेसी और दी बोथ। तो डिस्कस करने की बात की, यहाँ पे एक ट्रैप डाला गया है, मतलब एक अच्छे तरीके से जो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए
अगर यूपीएससी में कभी ऐसे ट्रैप डाल रहे हैं आपके सामने कि आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, यहाँ पे लिख देंगे लीगल मैकेनिज्म, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की बात हो रही है तो आप उस ट्रैप को समझिए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के आना होगा। ये सिंपल एक आपके सामने फ्रेमवर्क मेंशन किया गया है ताकि आप समझ सको। एक आपके सामने ऐसे मॉडल आंसर टाइप प्रेजेंट किया गया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके कि किस तरीके से आपको फ्रेम करना होगा आंसर्स को। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज़ एलेप्पो पूछा गया है और अम्हारा मेंशन किया गया, तो आपको इन दोनों के बारे में पढ़ना होगा। एक बार बस रीडिंग कर लेना इसकी, ठीक है, बाकी कुछ ऐसा आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे कौन है, एलेप्पो में कर्डिश फाइटर्स हैं, इथोपिया का रीजन। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो आपको मैं समझा रहा था तो इथोपिया के बारे में भी मैंने आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दी थी। ये क्या है, ये सोमालिया है, ये इथोपिया है। ठीक है, तो इथोपिया अगर देखोगे तो इथोपिया को किसके लिए जाना जा रहा है, दो तीन चीज़ों लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पे अम्हारा रीजन दिखेगा, यहाँ पे टिग्रे रीजन दिखेगा। यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल भी पूछे हुए हैं, बट आपको प्लेसेस इन न्यूज़ पे पता क्या होना चाहिए, ये जो साइट्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अम्हारा इन्होंने डायरेक्टली डाल दिया है और फिर अगर आप देखोगे एलेप्पो के ऊपर भी यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है। तो इस वजह से ये सारे ऐसे की पॉइंट्स होते हैं। पेपर में आप स्नैप पढ़ोगे और स्नैप पढ़ते ही आपको सर लगेगा कि क्या इससे पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता। तो वो चीज़ समझने के लिए आप एक बार पीवाईक्यू का रेफरेंस लोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर ध्यान दोगे यहाँ पे टिग्रे वॉर ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है, ये अब टिग्रे के ऊपर भी यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है। तो एटलीस्ट आपको ये जो समरीज बताई जाती हैं इसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि आपके दिमाग में डेवलपमेंट हो, आपकी मसल मेमोरी इस तरह से बने कि आपको ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।